start. Okay, so this is our class physics. So welcome to our class. अभी इस टाइम पे फ़िलहाल क्या है कि लॉकडाउन का टाइम है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं। और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ कॉपी पेन के थ्रू बताया जाता है, तो लैंग्वेज में तो थोड़ा सा आसान होता है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया जाता है, सारे एग्जांपल्स गिवन होते हैं। पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं रिगार्ड टू द साइंस, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उन प्रॉब्लम्स में से एक है कि एक्सप्लेनेशन जहाँ पे होती है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड तो थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने के लिए। तो वो एक कोशिश है, अभी फर्स्ट टाइम मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो कैसा होता है कोई मैंने किया नहीं है। तो क्लास 12th का जो NCERT से रिगार्डेड जो भी सिलेबस होगा वो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कवर अप करने की बाय द वीडियो लेक्चर्स। सो चलिए आज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास स्टैंडर्ड 12 से रिगार्ड टू द फिजिक्स। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है, पहला चैप्टर आता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, तो इसको अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। तो पहला वर्ड हमारा आएगा इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आएगा स्टैटिक। अच्छा, इलेक्ट्रो वर्ड है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। और यही इलेक्ट्रॉन जो है एज अ चार्ज कंसीडर किया जाएगा इस पूरे टॉपिक में, एज अ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये चैप्टर है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा या चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, या ये कहें कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो ब्रांच है उसमें चार्ज को ही एक्सप्लोर किया गया है। चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज कैसे वर्क करता है ना, उसके उस पे जो फोर्स होती है वो कैसे वर्क करती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को या रिलेट करें थोड़ा सा। ऑलमोस्ट ये जैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है, कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन। सो इट इज एज सेम एज ग्रेविटेशन की तरह ही चलता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी थी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी, कंसेप्ट्स ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप 11th में जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके हो उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पर देखेंगे चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, तो बेसिकली बहुत सारी बुक्स वगैरह में भी ऐसा लिखा जाता है कि 6000 बिफोर क्राइस्ट ग्रीक माइथोलॉजी से ये वर्ड पिकअप किया गया है, चार्ज, और इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई, चार्ज होता है क्या है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो चार्ज जो है बेसिकली जो डिपेंड करता है कहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया था उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी दो मासेज हैं एक दूसरे से किसी एक डिस्टेंस पे अगर सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करती है, और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर दो चार्ज सेपरेट हो जाए, दो चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाए, तो उनके बीच में भी पहले कौन सी फोर्स वर्क करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी। अच्छा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट यही किया गया कि दो चार्जेस को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया जैसे, और वहां पे जो फंडामेंटल थिंग थी उसका मास कंसीडर किया गया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे सबसे पहले क्या किया गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी तो कैसे फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ
क्या कहता है, F ग्रेविटेशनल फोर्स Fg दैट इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, m2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg, दैट इज अप्रॉक्स। इतना मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अच्छा, प्रोटॉन का कितना होता है, ये भी याद रखिए। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के ही बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 किलोग्राम। तो जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कितना था, सो दैट इज Fg इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 इंटू m1 m2। तो m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31, और इसका स्क्वायर, सारी यूनिट्स अपन SI में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस इसका 1 सेंटीमीटर, मीटर के फॉर्म में 10 रेज़ टू द पावर -2, और इसका स्क्वायर। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आई वो कितनी थी, Fg दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -67 न्यूटन। अच्छा, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करनी चाहिए अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे थे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कितनी है, 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -67। बट हुआ क्या, हुआ ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से तो इतनी फोर्स होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनके बीच जो फोर्स थी, अच्छा, और ये वाली फोर्स इन नेचर कैसी होनी चाहिए थी, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी होनी चाहिए थी, अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बट हुआ क्या, हुआ ये कि दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, तो जो उन पे जो फोर्स लग रही थी वो नेचर में कैसी थी, रिपल्सिव थी। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, वो कितना था, दैट इज F इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 न्यूटन। अब अगर इन दोनों फोर्स को अपन कंपेयर करें, तो इन दोनों फोर्स के बीच में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये इस फोर्स से ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स वर्क कर रही है, और जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे वर्क कर रही है, इस एक्स्ट्रा फोर्स को क्या कहा गया, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट केस था, जब दो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके रखा गया। ऐसे ही जब दो प्रोटॉन को सेपरेट किया गया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कितनी थी, तो जब दो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया गया, दो प्रोटॉन को सेपरेट किया गया, +E एंड +E, डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, that gravitational force is actually how much, that is equals to 1.9 into 10 raised to the power -60, 1.9 into 10 raised to the power -60 न्यूटन अप्रॉक्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगी, that is Gm1 m2 by r²। और प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली ये हुआ कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन भी, दो प्रोटॉन थे, इनके बीच में भी जो फोर्स थी, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, उतना ही था जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने पर जो रिपल्सिव फोर्स आया, वही प्रोटॉन को सेपरेट करने पर भी एग्जैक्टली उतना ही रिपल्सिव फोर्स आया। मतलब Fg दैट इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 न्यूटन। तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स वर्क कर रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स वर्क कर रही है।
और वो एक्स्ट्रा फोर्स एग्जैक्टली किसके बराबर थी? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। या वही एक्स्ट्रा फोर्स क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। तो यहाँ पर जो फोर्स थी वो कैसी थी? अट्रैक्टिव इन नेचर थी। यहाँ पर रिपल्सिव है, यहाँ पर भी रिपल्सिव है, और यहाँ पर नेचर में कैसी है? अट्रैक्टिव। और उसका मैग्नीट्यूड फिर एग्जैक्टली इतना ही था, F = 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो तीनों केस में देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, 2 इलेक्ट्रॉन को या 2 प्रोटॉन को, या 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को, तो जो फोर्स थी या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था एग्जैक्टली? दैट वाज इक्वल्स टू F = 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो यहाँ से कंसेप्ट आया किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड किस पे कर रही है? चार्ज पे। जैसे मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर में हम चार्ज को ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक साथ रखा गया। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इन दोनों को क्या रखा गया? एक साथ रखा गया, और इससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही है। कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तो क्यों नहीं कर रही? यहाँ पर कोई फोर्स इसलिए वर्क नहीं कर रही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ये दोनों मिल करके क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। जब न्यूट्रल हो गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो यहाँ पर कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में ये सारी चीजें आगे हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो भी सिर्फ ये समझिए ओवरव्यू कि मतलब कोई भी मैटर होगा, वो मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब उन पार्टिकल्स में मोस्ट कॉमनली अपन 3 पार्टिकल कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के जो मासेज होंगे उस पर पहली फोर्स वर्क करेगी, जो वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। लेकिन हाउएवर एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये कि जो मतलब जो अमाउंट ऑफ फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने में जो मैग्नीट्यूड आ रहा था उससे डिफरेंट आ रहा था या ज़्यादा आ रहा था। जब ज़्यादा आ रहा था तो उनके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स वर्क कर रही थी, और जो एक्स्ट्रा फोर्स वर्क कर रही थी उसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक। ये जो चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है कहाँ से? चार्ज से। अभी हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, जो चार्ज होता है वो कैसे वर्क करता है, चार्ज और चार्ज होता क्या है ना। तो चार्ज क्या है? वैसे तो जैसे मैकेनिक्स में हमारे पास होता है मास, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? मास। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हर जगह पे यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ही फंडामेंटल थिंग होगी, मतलब जहाँ से बिगिन होता है टॉपिक। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज को डिफाइन कैसे किया गया है? सो चार्ज इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which experience a force when placed in electric field। मतलब चार्ज क्या है? ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब फोर्स किस टाइप का होगा? दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है चार्ज के बारे में। पहला क्या? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज वेक्टर है स्केलर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट एसआई यूनिट। SI unit of charge is coulomb।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी लेटर से। थर्ड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। तो चार्ज को किस लेटर से डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ये बातें हैं बेसिकली चार्ज के बारे में। अब आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्जेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। आसान है ये भी। सो टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होंगे? तो फर्स्ट वन इज positive charge and the second one is negative charge। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या है? ये दोनों बेसिकली है क्या? दीज आर द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिनोट करते हैं प्लस ई से और इसको डिनोट करते हैं माइनस ई से। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलॉम। ये माइनस में होगा। और प्रोटॉन पे कितना होगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहाँ पे आप अलग से लिख सकते हैं। एसआई यूनिट तो होगा इसकी कूलॉम, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी, मतलब सीजीएस फॉर्म में, तो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU stands for what? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अगर SI यूनिट है और आपसे पूछ लिया जाए कि CGS यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो CGS यूनिट होती है ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और कितने टाइम्स ज़्यादा होती है? तो 3 इंटू 10⁹ टाइम्स ज़्यादा होती है। चलिए, अब इसके बाद आता है दूसरा अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कितनी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की? चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो बेसिकली बुक में 3 या 4 प्रॉपर्टीज गिवन, बट हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो थ्योरी अच्छे से पढ़िए, और अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइप याद नहीं करना है, रटना नहीं है, 1 बाय 1 कंसेप्ट पकड़ के और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? आसान है, सिमिलर चार्जेस रिपल each other and non-similar charges attracts। आसान है, मतलब जो सेम टाइम पे चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, और डिफरेंट टाइप या नॉन सिमिलर टाइप के चार्ज क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं, इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। तो प्लस और प्लस के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, और प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पर डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो होता है अगर स्टैटिक है, मतलब जो चार्ज है वो क्या है?
चार्ज अगर क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक है मतलब रेस्ट पे है, तो कैसी फील्ड जनरेट करता है अपने सराउंडिंग्स में? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कैसी फील्ड जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब चार्ज कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और अगर चार्ज क्या कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करता है। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है कि चार्ज अगर स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है, तो अपने सराउंडिंग्स कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चार्ज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज की जो क्लास है बहुत बेसिक सी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी, जो चार्ज की जो वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज does not depends upon what? Speed or velocity. Velocity. But mass of charge depends upon it. कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज को आप चाहे जितना भी स्पीड से मूव करो, कितनी भी वेलोसिटी हो उसकी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी स्पीड से इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? जैसे 1.6 है तो क्या 1.6 से कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, उसके मास में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, और जो मास का जो फर्क आएगा, जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑफ मास, उसके लिए आइंस्टीन ने ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है। उस इक्वेशन को भी अगर आप याद करना चाहो तो वो इक्वेशन क्या होती है? मास, जो वेरिएशन वाला मास होगा, वेरिएटेड मास, वो कितना होगा? m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पर m0 क्या है? रेस्ट मास, मतलब जब कोई भी मैटर या चार्ज रेस्ट पे था तो उसका मास कितना था? v क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ मैटर, या यहाँ पे चार्ज ही देख लो, चार्ज की बात हो रही थी, चार्ज या मैटर, कुछ भी, मैटर, ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बातें थी। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करेगा या नहीं करेगा? तो नहीं करेगा, चाहे स्पीड कितनी भी हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वह क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अच्छा, सो चार्जेस आर कंजर्व्ड। देखिए, बहुत सारी थ्योरीज में ऐसा कहा गया है कि वैसे तो चार्ज को प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे बीटा डीके का जो फंक्शन होता है उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, वैसे बोला कि क्रिएट कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। बट आप ऐसा समझिए अपने लेवल पे
कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वैसे ही चार्ज होता है, इसको ना तो क्रिएट करते हैं ना तो डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। सो यू कैन रिमेंबर इन सच अ वे, चार्जेस neither be created nor be destroyed, but they can transfer from one body to, they can be transferred from one body to other body, ठीक। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी मैटर है उस पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो नंबर होंगे उनके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब जो यूनिट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से छोटा नहीं हो सकता। मतलब जैसे अगर बोला जाए कि कैन एनीबॉडी हैव 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका 1/3 क्या कोई बॉडी रख सकती है? चार्ज हो सकता है उसका? तो नहीं हो सकता। वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको ये होता क्या एक्चुअली, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू वी, जहाँ पर n क्या है? n इज व्हाट? n इज अ इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर। तो ये इंटीजर ना तो फ्रैक्शन में होगा ना तो डेसिमल में होगा, ये प्रॉपर इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसको एल्जेब्रिक समीशन के जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो चार्जेस क्या होंगे? या तो प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल जो चार्ज होगा Qn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन फॉर Qn। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट द चार्जेस। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है बेसिकली आपके एनसीईआरटी में भी 3 ही टाइप का गिवन है। पहला हो गया रबिंग, दूसरा हो गया कंडक्शन और तीसरा हो गया इंडक्शन। तो एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब चार्ज, कोई बॉडी चार्ज होती कैसे है, उसको चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज ट्रांसफर कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए मेथड ऑफ चार्जिंग हम देखेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड जो होगा वो हमारे पास क्या आता है? रबिंग। रबिंग के थ्रू जो चार्जिंग होती है दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी आपस में आई, जब दोनों बॉडियों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, रब किया गया, तो वो क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर बात यह आती है कि चार्ज तो हो रही है बट कौन सी बॉडी कौन सा चार्ज कैरी कर रही है। मतलब जैसे दो बॉडीज को हमने आपस में रब किया, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा?
ये सारी चीजें। तो पहली बात तो पहला एक्सपेरिमेंट जो रनिंग में किया गया था वो एक सिल्क का एक कपड़ा लिया गया था, सिल्क एंड ग्लास रॉड, इन दोनों को आपस में क्या किया गया, रब किया गया। जब दोनों को रब किया गया तो ये देखा गया कि इसमें जो सिल्क था वो कैसा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इस पे क्या, ये सिल्क का जो क्लॉथ था वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, निगेटिव चार्ज, और जो ग्लास रॉड थी वो कौन सा चार्ज कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिक कंसेप्ट रबिंग मेथड में ये बनेगा कि जो स्मूथ मटेरियल होगा, ये स्मूथ मेटल होगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो थोड़ा सा रिलेटिवली रफ होगा वो कैसा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो सिंपल है, कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको ये देखना है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट में मोर स्मूथ कौन है, और जो स्मूथ होगा वो निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो रफ होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स तभी होगा जब डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आप यूज करोगे। अगर सिमिलर टाइप ऑफ मैटर आप यूज करोगे, सिमिलर टाइप मैटर्स को रब करोगे, तो मे भी वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस के चांसेस है। ठीक है। दूसरा मेथड है इसका, दूसरा मेथड है कंडक्शन। ओके, कंडक्शन मेथड में क्या करना है, यहाँ पे रियल टच होना चाहिए बॉडी के बीच में। अब रियल टच मतलब जैसे कोई बॉडी है, एक्स्ट्रा चार्ज कैरी कर रही है, ठीक है, अब उस बॉडी को हमने किसी एक और बॉडी से टच किया तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब वो चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये डिपेंड कर किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अच्छा, कंडक्शन में जो नेसेसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि रियल टच होता है इन दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा चार्ज है, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे पास एक और बॉडी है जो पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज। अब इन दोनों को क्या किया गया, आपस में टच किया गया। जब इन दोनों को आपस में टच किया गया तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को आपस में टच किया जाएगा तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें कैरी हो जाएगा और कुछ निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ और निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि चार्जेस बैलेंस नहीं हो जाते, जब तक ये दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते। तो जब इन दोनों को टच किया जाएगा तो क्या करेगा, ये स्टेबल करने का ट्राई करेगा। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव वाले स्फीयर में ट्रांसफर होंगे और कुछ नेगेटिव चार्ज इस वाले स्फीयर में ट्रांसफर होंगे, पॉजिटिव वाले में। तो ये जो मेथड होती है चार्ज ट्रांसफर की, चार्जिंग की, ये क्या कहलाती है, कंडक्शन। मोर डिटेल बुक में गिवन है, आप पढ़ सकते हो। और तीसरा जो है वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, विदाउट एनी रियल टच बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था, टच था, और यहाँ पर क्या है, टच नहीं करना है। अब बॉडी को बिना टच किए उसको चार्ज कर दो, तो कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 3 या 4 स्टेप थे। तो पहला स्टेप ये था कि 2 स्फीयर ले लिया गया। मान लीजिए ये आपके पास पहला स्फीयर और ये दूसरा है, दोनों इनिशियली क्या है, टच है, ठीक है, टच है और क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें है, पॉजिटिव और निगेटिव, और कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इसमें। मतलब न्यूट्रल है तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्जेस अभी क्या है, दोनों स्फीयर में बराबर है। अब क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में कि एक ग्लास की रॉड जो निगेटिवली चार्ज होती है वो इस स्फीयर के पास लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पास लाई जाती है, जो पूरी तरह से क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। इसको इसमें टच नहीं किया जाता, सिर्फ पास लाई जाती है। जब इस ग्लास रॉड को इस दोनों स्फीयर के पास लाया जाता है तो ये वाली रॉड तो निगेटिवली चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही ये ग्लास रॉड इन दोनों स्फीयर के पास लाई जाती है तो निगेटिव चार्ज कुछ जो इसमें इन दोनों में जो जितने भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है वो अपने आप को इसकी तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, इस स्फीयर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, सारे नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर में शिफ्ट हो जाते हैं
और पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो ये वाला स्फीयर था, फर्स्ट स्फीयर, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है और ये वाला स्फीयर क्या कर लेता है, निगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। ये वाला स्फीयर क्या कर लेता है, निगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। और जैसे ही ये निगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो एक कंडीशन पे जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर एक स्फीयर हमारे पास रेडी हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला स्फीयर क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये है बेसिक 3 मेथड्स जो है किसके, चार्ज। अच्छा, एक और कंसेप्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही क्यों रखा गया। अब इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन के नाम से प्रोटोनोस्टैटिक्स क्यों नहीं रखा गया। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। मतलब चाहे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, उसमें क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर हो जाते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन्स वो कैरी करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता कैसे है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये बैलेंस है, मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही निगेटिव चार्ज, ठीक है, बैलेंस है मतलब न्यूट्रल है। और एक और बॉडी है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, जितने प्लस है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है। इनिशियली ये दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इसमें ट्रांसफर हुए तो ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। So that's all about today's class। अब इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको दिया था कूलम ने, तो कूलम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स पहले आप थ्योरी समझिए अच्छे से, 1 by 1 थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है उसको अलग से आपको करवा दिया जाएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय।